What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोड देखिए कितनी शानदार है। जुनून, हौसला और अनुभव तीन चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं इनके बारे में। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, जो आप हमेशा सोचते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप जब जुनून में आ जाते हैं तो आप उस चीज को कर ले जाते हैं बहुत ही आराम से। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अगर आपने एक बार हौसला बना लिया कि यार ये एग्जाम मुझे क्रैक करना ही करना है, तो वो हौसला हमेशा आपको सपोर्ट देता रहेगा और हमेशा आपको कॉन्फिडेंस में रखेगा और पॉजिटिव मोड में रखेगा। तो आप उस काम को बहुत ही आसानी से करके निकल जाओगे। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। तो ये अनुभव एक ऐसी चीज है, वो बोलते हैं ना कि ये बाल धूप में ही सफेद नहीं हुए हैं, तो बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। तो अनुभव हमेशा आपको डिफरेंशिएट करना सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो भी सही है हमेशा आपको उस चीज पे फोकस करने के लिए बोलेगा, एज कंपेयर टू जो गलत है उसको साइड में रखने के लिए बोलेगा। तो अगर आपके पास में ये तीनों है, जुनून, हौसला और अनुभव, तो आप कोई भी काम जो आपने डिसाइड कर लिया है वो आप बहुत ही आसानी से हंसते हंसते करके निकल जाएंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि ये तीनों चीज अपने अंदर बनाए रखें जब तक कि आप किसी भी चीज पर फोकस करके चलना चाहते हैं, और अगर अपने आप को एक अच्छे स्टेचर पे और अच्छी सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं, तो हमेशा इन तीनों चीजों पे फोकस करके चले। और अपने ही लिए फोकस नहीं करना है, दूसरों को भी, मतलब दूसरों को भी हौसला देना है, दूसरों को भी पॉजिटिविटी में रखना है, दूसरों को भी सपोर्ट करना है ये काम करने के लिए। ये नहीं है कि अपने अपने आप चलना है, तो पूरी सोसाइटी को साथ लेके चलना है। और आज 21 अप्रैल है, जो कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पता होगा ये दिन क्या है। आज के दिन सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा दिन हो गया, तो ये आप लोगों को याद रखना है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और देखिए सिविल सर्विस के बारे में थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा सा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी बताता हूँ आप लोगों को। सिविल सर्विसेज जो होती है, जो बैकबोन बोली जाती है डेमोक्रेसी की। अगर कोई भी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो सिविल सर्विसेज के ऊपर बोलते हैं कि सिविल सर्विसेज के ऊपर टिकी हुई है। और सिविल सर्विसेज को एक, आप बोल सकते हैं कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, क्योंकि जितनी भी लॉ एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो हमारी लेजिस्लेटिव के द्वारा है। और देखिए लेजिस्लेटिव क्या करती है, कोई भी लॉ एंड रेगुलेशन बनाती है, उसके बाद में जुडिशरी क्या करती है, उसको रेक्टिफाई करती है कि ये सही है या नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव में जो मेन ब्रांच आती है जो कि सिविल सर्विसेज है, वो इसको इम्प्लीमेंट करती है ग्राउंड लेवल पे। तो जो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का काम होता है इसको, वो हमारी सिविल सर्विस ही करती है। और एक चीज और याद रखनी है, जो हमारे सिविल सर्वेंट है अगर उनको देखा जाए तो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर वर्क करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करी थी, जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर रहता है, इसी तरीके से हमारी जो सिविल सर्वेंट है वो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर ही रहते हैं। ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसको 311 आप लोग याद रख सकते हैं, अंडर आर्टिकल 311। तो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, तो इनको पॉलिटिकली जो ऑथोरिटी होती है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 311 रखा गया है। अगर थोड़ा याद करना हो तो बीच में हो गए सिविल सर्वेंट, एक इधर लगा दो एक इधर लगा दो। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए तीन, मतलब याद तो रखना है 300 यही 11 ही, पर आर्टिकल याद करने के लिए इस एक को यहाँ पे ले आओ, तो बीच में सिविल सर्वेंट्स हो गए, तो इनको प्रोटेक्ट करना है, मतलब थर्ड नंबर को सिविल सर्वेंट मान लो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 311 इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। जो फाउंडेशन इसकी सिविल सर्विसेज की डाली थी, वो फाउंडेशन किसने डाली थी? फाउंडेशन डाली थी वॉरेन हेस्टिंग ने। वोरेन हेस्टिंग ने, इसको याद रखिएगा, फाउंडेशन डाली थी वोरेन हेस्टिंग ने। और जो मॉडर्नाइज किया था सिविल सर्विसेज को, जिसके बेस पे जो कॉर्नवालिस है उन्होंने मॉडर्नाइज किया था, जिसके बेस पे इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है, कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको कहा जाता है। तो ये कॉर्नवालिस जी को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, क्योंकि उन्होंने ही मॉडर्नाइज किया था हमारी सिविल सर्विसेज को। ओके। बट जो मॉडर्न सिविल सर्विसेज है वो हमारी 1947 के बाद में, जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद में बनाई गई है। तो आप लोगों को एक आर्टिकल और याद रखना है, आर्टिकल है 312। 312 आर्टिकल के तहत ये रहती है हमारी राज्यसभा के पास में पावर रहती है ऑल इंडिया जो सिविल सर्विसेज है उससे रिलेटेड की कितनी सीटें लेके आनी है, कितना वो क्या करना है। तो राज्यसभा के पास में ये पावर होती है, ना कि लोकसभा के। ठीक है, कि कितनी सीटें लेनी, कितनी वैकेंसी है, कितनी क्या क्या करना है, तो ये पावर हमारे राज्यसभा को दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ओके। आइए अब आर्टिकल देख लेते हैं कौन कौन से डिस्कस करने हैं। ये फर्स्ट आर्टिकल है अयोध्या से रिलेटेड, जो कि अभी बाबरी मस्जिद का जो केस आया उससे रिलेटेड आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हम देखेंगे। वैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, तो कल वाले प्रोविजन ज्यादा बेटर दे रखे हैं, आज वाले इसमें आर्टिकल में कुछ ज्यादा नहीं दे रखे हैं। तो कल वाले प्रोविजन हम देखेंगे जो कि हमने न्यूज एनालिसिस में डिस्कस किए थे। और गवर्नर की पावर्स भी हमने डिस्कस की थी, मतलब गवर्नर को इसके मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है। जो कल्याण सिंह जी का केस आया था उस टाइम पे यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है ना।
ये वाला आर्टिकल रेड बीकन से रिलेटेड है, तो ये वाला आर्टिकल, और इधर एक ये छोटा सा ये वाला आर्टिकल दे रखा है, ये नीचे वाला ये, तो दोनों आर्टिकल रेड बीकन से रिलेटेड है, तो इन दोनों आर्टिकल को एक जगह कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये वाला आर्टिकल जो है इधर यहाँ पे ये दे रखा है कि वाटर को प्राइवेटाइजेशन में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो आर्टिकल काफी अच्छा है, आप लोगों का एक व्यू डेवलप करेगा कि प्राइवेटाइज, अगर वाटर को हम प्राइवेटाइज कर देते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आएंगे। तो लेफ्ट व्यू है, राइट व्यू है, सेंटर व्यू है, इस आर्टिकल को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और ये आपके लिए क्वेश्चन भी बन जाएगा। तीनों व्यूज आपके पास होंगे तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो पहले एक ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। देखिए, जो बाबरी मस्जिद का केस है, बाबरी मस्जिद मतलब बाबर के द्वारा बनाई गई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब से लेके इसको क्या बोला जा रहा था कि मतलब दोनों में, जो हिंदू है और मुस्लिम है, उन दोनों में लड़ाई चल रही थी कि ये अयोध्या में है, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि ये बोला गया था कि ये बाबरी मस्जिद जो बनाई गई थी, वो यहाँ पे मंदिर था, मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। ठीक है ना, ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में, जबकि जिसमें ये माना जाता है कि बहुत सी जो मस्जिदें हैं इंडिया में, वो क्या किया गया है, वो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है। तो देखिए, वो तो उस टाइम पे जो भी कॉन्सिक्वेंसेज थे, जो भी चीजें उनके माइंड में थी, वो उन्होंने की, जो भी की गई उस टाइम पे। पर लेकिन आज के टाइम पे जो हमारे मॉडर्न पॉलिटिशियन है, वो क्या करते हैं, हमेशा इन चीजों को यूटिलाइज करते हैं कि किस तरीके से जो वोटर्स है उसको अपने साइड में मिलाया जाए। तो जब भी कोई वोटिंग का इशू आता है आसपास में, तो तभी इस तरीके के स्टेप्स लिए जाते हैं। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, वो बहुत ही एक अच्छा डिसीजन आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन जो आया है वो 90, देखिए 1992 में केस हुआ था, तो आज 2017 चल रहा है। तो लेट है काफी डिसीजन, पर लेकिन यही बोला गया था आर्टिकल में कि लेट आए दुरुस्त आए। पर लेकिन देखिए, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ले लीजिए, उमा भारती जी ले लीजिए, कल्याण सिंह जी ले लीजिए, तो इतने आदमी जो कि इतने हाई प्रोफाइल आदमी हैं, उनके खिलाफ केस आना इस तरीके का, और बोला गया है अब इसको 2 साल के अंदर अंदर इसको फिनिश करो। तो देखिए, केस जो पहला था, जो फंडा क्या था, वो ये था, यहाँ पे 2 केस बोले गए हैं। जो पहला केस है वो ये है, देखिए एक तो केस में ये बोला गया कि एक साइड में तो उकसाया गया है, लोगों को भाषण दिया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पीच दी गई है। तो इस स्पीच का जो इफेक्ट पड़ा है, वो दूसरी साइड में जाके पड़ा है, वो अयोध्या में जो मंदिर है, तो वहां पे उसको तोड़ा गया है, मंदिर बोल रहा हूँ, मस्जिद को तोड़ा गया है। तो स्पीच दिया गया, ये एक हेट स्पीच हो गया सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी की हार्मोनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक स्पीच दिया गया। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इस स्पीच का इंपैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, अयोध्या में पड़ रहा है, जहां पे मस्जिद को तोड़ा गया। तो दूसरा ये केस हो गया, तो दोनों केस एक साथ में ये हो गए। तो पहले दोनों अलग अलग चल रहे थे, बोला गया कि इनको कंबाइन करके दोनों को एक साथ में सुनवाई की जाए, क्योंकि दोनों का इंपैक्ट देखिए एक साथ में कंबाइन है। ये नहीं है कि दोनों को अलग अलग रखा जाएगा, एक की वजह से ही दूसरे वाला हो रहा है, एक का इंपैक्ट दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है। तो दोनों को अलग अलग डिस्कस नहीं किया जा सकता, दोनों को एक साथ ही लेके चलना है। तो पहला डिसीजन तो ये आया है यहाँ पे। ओके, और एक थोड़ी और बात बताता हूँ, जिसमें यहाँ पे इसमें आर्टिकल में तो खैर नहीं दे रखी है। देखिए, आशंका लगाई जा रही थी कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, उनको बोला जा रहा था कि ये आने वाले टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यार, अब बोला जा रहा है कि अब वो कैसे बन सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो काम होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब प्रोटेक्ट करेगा, वो खुद ही आदमी जो कि एक तरीके से ब्रीच कर चुका है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये एक डिस्कशन में था, जहाँ पे सुना था मैंने टीवी पे, तो वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो अब ये भी आशंका दूर हो गई है, क्योंकि देखिए उस आदमी को मतलब जिनके ऊपर क्रिमिनल का चार्ज चल रहा है, इस तरीके की पोस्ट नहीं दी जा सकती है। तो ये तो इनकी बात हो गई जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। दूसरी बात चल रही है यहाँ पे, गवर्नर से रिलेटेड केस चल रहा है, जो कि हम लोगों ने यहाँ भी देखा था। जो कल्याण सिंह यादव जी बोला, जो कल्याण सिंह जी हैं, ये क्या थे, पहले उस टाइम पे जब 1992 में चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। तो आज की डेट में ये क्या है, राजस्थान के गवर्नर है। तो राजस्थान के गवर्नर और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होते, अगर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे केस हुआ, तो इनके ऊपर भी चार्ज लगते हैं। पर लेकिन अगर ये चार्ज इनके ऊपर नहीं लग सकते, वो क्यों नहीं लग सकते, क्योंकि आर्टिकल 361 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी रहती है, किसको, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। राज प्रमुख नाम का भी एक वर्ड दे रखा है लक्ष्मीकांत में, अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे उनको भी इम्यूनिटी दी जाती है, ठीक है। हालांकि आज की डेट में नहीं होता है। तो दो रह गए आज की डेट में, प्रेसिडेंट और गवर्नर, तो इनको इम्यूनिटी दी जाती है आर्टिकल 361 के तहत। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, हमने आर्टिकल 142 देखा था। 142 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, वो क्या करता है, मतलब कुछ भी करके एक तरीके से क्या होता है, न्याय दिलाना होता है। अब देखिए, जैसे कि बहुत सारे इश्यू देखे हमने उससे, जैसे कि 500 मीटर की रेंज में जो हाईवेज हैं, उन पे लिकर बैन कर दिया।
तो ये किस बेस पे किया गया, तो ये इस आर्टिकल के तहत किया गया। तो ये आर्टिकल ऐसा है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट रहता है वो जस्टिस दिलाता है किसी भी हद में, चाहे कुछ हो जाए पर जस्टिस लोगों को मिलना चाहिए, तो उस पर फोकस किया जाता है। तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की जाती है, किसी भी तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए, तो ये इस आर्टिकल के तहत जिससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्रोवाइड करा देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो ये भी आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब देखिए एक बात और बोली गई है कि जो कि पहले रायबरेली में केस चला था, अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया लखनऊ में, क्योंकि बोला जा रहा है कि वहां पे जो है इसको एक तरीके से मतलब प्रॉपर वे में नहीं किया जा रहा है। और आगे क्या बोला गया, अब जो इसकी प्रोसीडिंग रहेगी वो कंटिन्यूटी में रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि आज की तारीख दे दी गई फिर अगली तारीख 1.5 साल के बाद लग रही है। तो 2 साल के अंदर अंदर जो केस को है कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब से पहले ही बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो 2 साल के अंदर अंदर किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो भी इसमें जज रहेंगे उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रेशर में आके देखिए उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ट्रांसफर भी नहीं किया जाएगा उनका। जो जजों ने स्टार्ट कर दिया है वही रखेंगे उसको। और अगर कुछ इस तरीके का ट्रांसफर का या कुछ छुट्टी लेनी है उनको, काइंड ऑफ चीजें आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से जाके उनको कंसर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सब चीजों को टैकल करने के लिए, जिससे कि केस को प्रॉपर वे में टैकल किया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी ही इतना ज्यादा लेट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है, इससे पहले भी देखिए जब तक केस का सोल्यूशन नहीं आ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट 2-3 बार बोल चुका था। क्या बोल चुका था कि यार देखो इस केस को बाहरी सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि मतलब कौन सा केस था वो कि यहाँ पे मंदिर बनाए या मस्जिद बनाए, इस वाले केस को तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मंदिर या मस्जिद वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको बाहरी सॉर्ट आउट कर लो। क्योंकि देखिए ये एक इस तरीके का केस हो जाता है कि ना तो ये वाले सुनने के लिए तैयार है, ना ये वाले सुनने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात ये है, एक ये कम्युनिटी जो लार्ज अगर देखा जाए तो पब्लिक इंपोर्टेंस का भी नहीं है। अब मंदिर बना रहा है, मस्जिद बनाना है, यार देखिए ये इसको मतलब पब्लिक के सोसाइटी के वेलफेयर के लिए थोड़ी ना है इसमें कुछ, कि सोसाइटी का वेलफेयर होना है। ये तो एक तरीके से पॉलिटिशियन के द्वारा उकसाई गई चीजें हैं। मुस्लिम पॉलिटिशियन मुस्लिमों को उकसा रहे हैं और हिंदू पॉलिटिशियन हिंदू को उकसा रहे हैं। तो ये सुप्रीम को ये आर्टिकल में लिखा गया था, ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आर्टिकल में ये सारी चीजें बोली गई थी कि इस केस को आप बाहरी सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा टाइम बेकार हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसको और यहाँ पे रखना कोई मतलब नहीं बनता है और ज्यादा टाइम बर्बाद होएगा। हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, तो उन टाइम में हम कुछ और अच्छा काम करेंगे, जिससे कि हम अच्छे तरीके से दूसरे केस को सॉर्ट आउट कर सके। तो आपका जो ये मैटर चल रहा है इस मैटर को आप बाहरी सॉर्ट आउट करो, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी। पर लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बहुत टाइम से ये फिर भी वहीं पे पड़ा हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग यहाँ पे भी मतलब इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं राइटिंग में अपनी। जो सेकंड लेक्चर था न्यूज एनालिसिस का, वहां पे मैंने गवर्नर के बारे में भी कुछ चीजें डिस्कस की थी, थोड़ा सा एक हल्का सा रिवाइज फिर से करा देता हूँ। देखिए गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्रेसिडेंट को रखा गया है सेंटर में, ऐसे ही गवर्नर को रखा गया है स्टेट में। तो जितने भी काम होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं, वो सारे गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं स्टेट में, जिस तरीके से सेंटर में किए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे। तो गवर्नर को जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है वो कहाँ पे रखा गया है, पार्ट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। और आर्टिकल कितना आता है 143 से 167 तक, तो ये आर्टिकल गवर्नर इनके अंडर में आता है। और हमारे यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट ऊपर होता है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट होता है, पर कहीं पे भी वाइस गवर्नर नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसको भी याद रखिएगा कि पता चला कंफ्यूजन डालने के लिए बोला जा सके कि है तो उसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में, पर लेकिन हम यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ मतलब कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन होने से बचना है। और देखिए मैंने 7th अमेंडमेंट की बात की थी, 7th अमेंडमेंट आया था 1956 में। 1956 में 7th अमेंडमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये क्यों आया था, ये उसलिए आया था, देखिए अगर पहले क्या था, पहले ये बोला गया था कि एक गवर्नर एक स्टेट को हैंडल कर सकता है, एक गवर्नर एक स्टेट को हैंडल कर सकता है। लेकिन इसके बाद में क्या कर दिया गया कि एक गवर्नर अगर एक स्टेट को हैंडल करेगा, तो ये देखिए ये जो डेट है 56, यहाँ पे क्या आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकल के आया, तो स्टेटों को रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो कई सारे नए स्टेट बने, पंजाब और हरियाणा सेपरेट हो गए, और इधर महाराष्ट्र और गुजरात को सेपरेट कर दिया गया। तो इस तरीके से नए नए स्टेट बन के आए। तो अब एक ही गवर्नर अगर एक स्टेट को हैंडल करेगा, तो जो नए स्टेट बन के आ रहे हैं उनकी कैपिटल भी कई होगी, तो एक ही थी, जिस तरीके से चंडीगढ़ आज तक एक ही कैपिटल है। तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो फिर ये बोला गया कि एक गवर्नर को पावर दी जा सकती है कि वो दो या दो से ज्यादा स्टेटों को भी हैंडल कर सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बोला जा सकता है ओनली एक या ओनली टू। तो यहाँ पे जो प्रोविजन है वो लिख दिया गया है कि दो से ज्यादा मतलब मोर देन टू, 3, 4, 5, 6 कितने को भी आज की डेट में गवर्नर हैंडल कर सकता है स्टेटों को। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना है कि दो से ज्यादा भी गवर्नर हैंडल कर सकता है स्टेटों को, ऐसा नहीं है कि एक या दो ही हैंडल कर सकता है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर गवर्नर के ऑफिस के साथ को कंपेयर किया जाए प्रेसिडेंट के साथ में, तो प्रेसिडेंट को देखिए इलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। पर लेकिन गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है। पर गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है किसके द्वारा की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था
1979 में था, हाँ शायद यही था, 1979 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। तो इसमें क्या बोला गया था, इस वाले डिसीजन में ये बोला गया कि जो गवर्नर की पोस्ट है वो ऐसा नहीं है कि गवर्नर की पोस्ट सेंटर के अंडर में है, ठीक है ना, कि सेंटर की पावर चलेगी गवर्नर के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जो गवर्नर की पोस्ट है वो इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था। क्यों? क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को बना के रखनी है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब बीच में सेंटर हो गया और बाहर हो गया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो इनको साथ में मिलकर अगर काम करना है तो गवर्नर की पोस्ट को इंडिपेंडेंट रखना है, वरना अगर सेंटर में किसी और की पावर है और स्टेट में किसी और की पावर है तो क्या करेंगे, गवर्नर के थ्रू इसको हैंडल किया जाएगा। तो गवर्नर की पोस्ट को इंडिपेंडेंट बोला गया था कि ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है गवर्नर की पोस्ट, तो ये बोला गया था उस टाइम पे। पर लेकिन देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है, जब भी नई गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है, जितने भी स्टेटों में इनकी गवर्नमेंट नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहां पे कोई और गवर्नमेंट होते हैं तो आते क्या करते हैं, यही काम कांग्रेस ने किया था जब पहले थी यूपीए गवर्नमेंट थी, अब यही काम बीजेपी जो एनडीए बोल सकते हैं आप उसको, यही काम इन्होंने किया जब गवर्नमेंट उसमें आई, तो सारे जितने स्टेट थे जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है आते सारे गवर्नर चेंज कर दिए गए वहां पे। तो देखिए ये मानते नहीं है, खैर वो अलग चीज है, पर लेकिन जो प्रोविजन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रियलिटी में प्रोविजन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या फिर अमेंडमेंट के बाद में क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं। और एक बात और बताता हूँ जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है और बैंकों में पूछा जा चुका है, वो है प्रेसिडेंट टेबल का नाम आता है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट। तो 4-5 ऊपर के मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे ऊपर जो टेबल है वो मतलब किसको सबसे ज्यादा पावर दी जाती है, किसके बेस पे प्रेफरेंस चलता है, तो सबसे ऊपर तो नॉर्मल सी बात है प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे प्रेसिडेंट है, दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट है वहां पे टेबल ऑफ प्रेसिडेंट में, तीसरे नंबर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, चौथे नंबर पे गवर्नर आता है। तो इसको याद रखना है आप लोगों को, गवर्नर आता है पर लेकिन जिस स्टेट का गवर्नर है तो विद इन द स्टेट वाला गवर्नर आता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, जिस स्टेट का गवर्नर है विद इन द स्टेट वाला गवर्नर यहाँ पे आता है फोर्थ नंबर पर। और अगर दूसरे वाले को आप याद रखना चाहते हैं कि जो गवर्नर, मान लीजिए इसको मैं समझाता हूँ, मान लीजिए गवर्नर किसका है, गवर्नर तो हो गया मान लीजिए गुजरात का, ठीक है ना, मेन गवर्नर गुजरात का है, पर लेकिन उसको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है उसको महाराष्ट्र का। तो उस टाइम पे क्या करेगा, जो फोर्थ नंबर पे आएगा वो गवर्नर आएगा गुजरात का। पर लेकिन अगर दूसरे स्टेट में जब महाराष्ट्र की बात आएगी तो 8th नंबर पे यहाँ पे गवर्नर आएगा, क्योंकि इसको एडिशनल चार्ज दिया गया है, मेन चार्ज नहीं है इसका, ये एडिशनल चार्ज है इनका। तो वहां पे 8th नंबर पे आएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, गवर्नर फोर्थ नंबर पे हो गया, और फिफ्थ नंबर पे आ गया हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट। जैसे यहाँ पे रख सकते हैं कि 5वें नंबर पे कौन आ गए, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आ गए, जो कि जो पहले जो हमारे सबके लेवल प्रेसिडेंट थे, तो वो 5वें नंबर पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक और एडिशन किया गया था, फिफ्थ ए रखा गया था। यहाँ पे क्या बोलता है, इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोला गया था उस टाइम पे, हालांकि आज की डेट में तो ये पोस्ट हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। और छठे नंबर पे ये भी आप लोगों को याद रखना, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, यहाँ पे आ गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में आपको एक और इंपॉर्टेंट पोस्ट का नाम रखना है जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा है। तो ये 6 हो गए, ठीक है। और 7वें नंबर पे फिर कौन आगे जाके, कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये 7 तो आप लोगों को कम से कम याद पता होना चाहिए कि 7 नंबर कहाँ कितना रहता है। तो ये टेबल में दिया जाता है, तो पूछ लिया जाता है कि कौन किससे ऊपर है, तो 4th नंबर पे गवर्नर और 7 नंबर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बीच की जो पोस्ट है वो मैंने आप लोगों को बता दी, तो थोड़ा हो सकता है तो इसे फोकस देके चलिएगा। ये जो ऊपर वाला आर्टिकल है ये विजय माल्या जी से रिलेटेड है, फर्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पे ये वाला आर्टिकल है। तो विजय माल्या को वहां से लेके कैसे आना है उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है, कि वहां पे जो है वो आज की डेट में दुनिया भर का लोन लेके भागे हैं। ये भी बोला गया है कि ये भी आप लोगों ने मूवी देखी होगी, इसमें अक्षय कुमार बोलता है कि कई हजार करोड़ का लोन ले रखा है, कि इतना लोन तो कोई देश के लिए लेता है, अपने लिए थोड़ी ना लेता है। तो दुनिया भर का पैसा लेके भागे हैं। देखिए क्या किया गया था, अभी इनको यहाँ पे पकड़ा गया, जो कि लंदन की जो पुलिस है उनके द्वारा पकड़ा गया, और उसके बाद फिर इनको बेल पे छोड़ भी दिया गया। देखिए अगर कोई आदमी यहाँ से भाग जाता है, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ से, अब मालवीय को ले लीजिए, भाग के चले गए वहां पे, तो अब केस क्या है, ये वहां पे चले गए तो वहां पे जो वहां की गवर्नमेंट होती है, जो वहां के रूल और रेगुलेशन होता है, अब उसके हिसाब से काम होगा वहां पे। ऐसा ऐसा थोड़ी ना होगा कि इंडिया के हिसाब से काम करेंगे, तो वहां के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है, देखिए ये यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं कि जो इंडिया में है मेरे ऊपर जो केस चलाया जाएगा वो प्रॉपर वे में केस नहीं चलाया जाएगा मेरे ऊपर। जो वहां पे केस चला जाएगा वो एक मतलब ह्यूमन राइट के, ह्यूमन को राइट दिए जाते हैं उसके हिसाब से नहीं रहेगा, और प्रोसीडिंग बिल्कुल वेग वे में चलाई जाएगी वहां पे। तो इसलिए ये इस तरीके की बातें वहां पे बोल रहे हैं। और जो ह्यूमन राइट का इशू आता है, जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड कुछ बातें आती है वहां पे, वेस्टर्न कंट्री आप लोगों को जानते हैं कितनी खुदा खुदा के वो सामने आते हैं निकल के कि यार ह्यूमन राइट ये और ह्यूमन राइट वो। तो ये चीजें कुछ ऐसी सामने आ रही है, तो इसको आसान नहीं माना जा रहा है कि ये वहां से निकाल के लाए जाएंगे। तो एक केस का भी नाम जिक्र कर रहे हैं, समीर पटेल का नाम जिक्र कर रहे हैं। गुजरात में दंगे हुए थे वहां पे,
तो उस टाइम पे इनका जिक्र किया गया था, ये क्या गए थे, तो ये भाग के वहां पे यूके चले गए थे, तो इनको वहां से लाया गया था और आज इनको लीगल प्रोसीडिंग में रखा गया, तो इनको आराम से वहां पे निकाल के लाया गया। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल भी है उनको वहां से निकाल के लाना, तो निकाल के भी लाया जाएगा, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि इनको निकाल के नहीं लाया जा सकता वहां से, तो दोनों काम पॉसिबल है, पर लेकिन एक प्रॉपर वे में चीजें होनी चाहिए कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करना और किस तरीके से हमारे उनके साथ में बायलैटरल रिलेशन है इन सब चीजों से रिलेटेड, तो वो सारे बहुत सारी इश्यूज आते हैं, तो सारे इश्यूज को टैकल करके एक प्रॉपर वे में रिजल्ट निकाला जाता है। अब दो बातें हो रही हैं यहाँ पे, एक तो मालवीय के पास में पैसा दुनिया भर का है, ठीक है ना, तो वो किसी को भी टैकल कर सकता है, मतलब जहां तक वो करेगा टैकल करने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात उसने क्या बोली है कि ये केस जो इतना पॉलिटिसाइज हो चुका है, अब वो क्या करेंगे, वो अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए, अपनी वोटिंग के लिए, कुछ भी उस तरीके से चीजें के लिए मुझे अब किसी भी तरीके से, चाहे मेरे ऊपर चार्ज हो चाहे ना हो, मुझे किसी भी तरीके से वो सजा देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग मुझे इंडिया को न सौंपे। इनके ऊपर एक तो बैंक का वो है कि मतलब जो बैंक का दुनिया भर का पैसा लेके भागे हैं, और ऊपर से मतलब ये भी है कि मतलब एक तरीके से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत भी, तो दो इनके ऊपर केस बनते हैं कि दोनों के ऊपर केस चल रहा है। अब देखिए अब क्या केस निकल के आता है, तो वैसे आपको नॉलेज देने के लिए बताया गया है, वैसे इसके नोट्स वोट्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए वो हो गया कि पर्टिकुलर बंदे से रिलेटेड है, वैसे तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था, पर पता होना चाहिए चल क्या रहा है। ये वाला नीचे वाला आर्टिकल है, यहाँ पे बिग डेटा की बात करिए। देखिए बिग डेटा होता क्या है, जिस तरीके से हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था, यार आप लोग बहुत बोल रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के लिए, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है थोड़ा सा। देखिए जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा टाइम निकालने की, कि इकोनॉमिक सर्वे का जल्दी से लेक्चर लाऊं, और कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी फिनिश किया जाए, क्योंकि फिर प्रीलिम्स भी आ रहा है आप लोगों का, और कई सारे और भी बैंक के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो उसमें फायदा पहुंच सके, ठीक है ना। देखता हूँ यार जल्दी से मैं इसको। ओके, देखिए बिग डेटा की बात की गई है। बिग डेटा होता क्या है, जैसे कैसे काउंट किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप रेलवे का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो रेलवे में कितने आदमी आज की डेट में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये ऑफिशियली चीजों को मेंशन न करके, मतलब वहां से चीजों को निकालना, कितने आदमी आज की डेट में कोई ऐप यूज कर रहे हैं। तो जो बोला गया है पे, जो यहाँ पे जो फॉरेन कंट्री है, फॉरेन से जो कंट्री आती है यहाँ पे, जो यहाँ पे व्यापार करने के लिए, ये कुछ भी इस तरीके से व्यापार करती है, तो डिजिटली अगर वो इस तरीके का व्यापार करना चाह रही है, मतलब इस फील्ड में जाना चाह रही है, तो क्या करते हैं, पहले अपना एक एस्टिमेशन निकालते हैं, पहले एक रिव्यू करते हैं चीजों का, एक सर्वे करते हैं चीजों का, उसके बेस पे वो कोई भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे आके कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं। तो ये इस तरीके की बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। अब इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या दिया है, एक उबेर का भी एग्जांपल दिया, जो आज के डेट में उबेर जो है, जो यूज की जो कार की कंपनी है, तो जो उसको यूज कर रही है, तो क्या किया, तो उबेर के बारे में बता रहे हैं कि जो उबेर के मालिक हैं, जिन्होंने उबेर स्टार्ट किए, उनको कोई भी कार से कोई भी मतलब नहीं था, वो नहीं जानते थे, मतलब उनका कोई भी ये फील्ड नहीं था इस एरिया का वर्क करने का, पर लेकिन वो जो थे, वो डिजिटल जो डेटा होता है उसके, मतलब उसके फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज थी, कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ से कितने आदमी कैसे जा रहे हैं, कितने सॉरी, कितने आदमियों को, मतलब एक तरीके से मतलब कितने आदमी कार को यूज करना पसंद करेंगे अगर उनको कार की वो दी जा रही है। उनको रोड पे पता था कि आज की डेट में कि इंडियन रोड पे कितनी गाड़ी चल रही है, या वहां की रोड पे कितनी गाड़ी चल रही है। तो मतलब ये चीजें, मतलब एक तरीके से उन्होंने एक डेटा का एनालिसिस किया, तो डेटा का एनालिसिस करने के बाद में, तो ये इसको बोलते हैं इस तरीके से एक बिग वे में डेटा का एनालिसिस करना, कि कितने पैसेंजर कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, कितने आदमी कितनी इनकम के अंदर आते हैं, अगर ये आदमी इतनी इनकम के अंदर आते हैं, अगर ये इनको टाइम बचाने की बात आए, तो ये कार में जाना ज्यादा पसंद करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वैसे में जाना ज्यादा पसंद करेंगे, मतलब या पर्सनल उसको क्या कहते हैं बुक करके जाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके के डिजिटली इन्होंने पहले अपने डेटा निकाले, उनको इकट्ठा किया, उनके ऊपर वर्क किया, तो उसके बाद में फिर उन्होंने ये कार से रिलेटेड ये सर्विस लेके आ गए मार्केट में। तो इस तरीके से चीजें की जाती है। फॉरेन कोई कंपनी होती है, अगर वो इंडिया में आती है, तो इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाती है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, हमने व्हाट्सएप का एग्जाम्पल लिया था। व्हाट्सएप में क्या किया, व्हाट्सएप में क्या था, जितने भी देखिए व्हाट्सएप का अगर ऐप आप यूटिलाइज करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, आपका नंबर मांगा जाता है, इन्फॉर्मेशन मांग जाती है, आपके कॉन्टैक्ट की एक्सेस मांगे जाते हैं, कि आपको कॉन्टैक्ट को एक्सेस किया जा सके, एसएमएस को एक्सेस किया जा सके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्या रहता है, जैसे आपकी ईमेल आईडी मांगी जाती है, तो जैसे आप अपना अकाउंट डाल देते हैं उसमें, तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आपने अगर कोई उस पर यूट्यूब पे कुछ सर्च किया है, तो आपको रिकमेंडेशन में फिर उसी से रिलेटेड आर्टिकल आने लगते हैं, ठीक है। अगर आप सॉन्ग सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिकमेंडेशन में सॉन्ग आने लगेंगे, अगर पर्टिकुलर मूवी सर्च कर रहे हैं, तो मूवी से रिलेटेड आने लगेंगे। तो ये सारा इस तरीके का डेटा होता है, जिसको एनालाइज किया जाता है, और जिसके बेस पे चीजें की जाती है। हम लोगों ने देखा था कि राइट टू फॉरगेट भी, जिस तरीके से यूके में और यूरोपियन यूनियन में और यूएसए में ये एक राइट टू फॉरगेट भी एक राइट होता है, जिसके तहत ये बताया जाता है कि अगर आप लोगों ने सर्च किया, उसके बेस पे आपको रिकमेंडेशन मिल रही है, तो ये आप लोगों के राइट टू फॉरगेट, जो आपका राइट टू फॉरगेट राइट है, उसका हनन हो रहा है। किस तरीके से, वो आपका डेटा आप सब कुछ उनको पता है, मतलब आप तो भूल गए हैं कि आपने क्या सर्च किया था, पर लेकिन आपके जीमेल के हिसाब से, आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से उन लोगों को सब पता है कि आपने क्या क्या सर्च किया, उनके पास में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बेस पे आपको रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये आपको राइट टू जो फॉरगेट वाला जो राइट टू फॉरगेट वाला राइट है, आपका वो वाले राइट का ये हनन कर रहे हैं। तो इस वाले राइट का हनन करने से बचाने के लिए, तो इस तरीके की चीजों पे
सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को बोला था कि ये आपने इन्होंने क्या क्या व्हाट्सएप बनाना है, अपने सारा जो इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड वो सारी फेसबुक को दे दी, तो फेसबुक उसका यूटिलाइज कर रही थी। तो इस तरीके से इसको बोला गया कि ये हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी को मतलब हनन कर रहे हैं। तो ये वाला केस निकल के आया था जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार ये सब चीजें बंद करो, ये तो गलत चीजें एकदम, मतलब आप फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी वाला जो जो हमारा राइट है अंडर आर्टिकल 19 के जो तहत आता है फंडामेंटल राइट में। तो वो सारी चीजें बोली गई यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से अब इसको टैकल करना चाहिए, तो वो उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन चल रहा है और डिबेट चल रहे हैं। तो आगे देखिए क्या इशू निकल के आता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बच गया जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखिए डिजिटल जो ट्रेडिंग होती है उससे रिलेटेड अगर कोई इशू निकल के आता है, तो डिजिटल ट्रेडिंग का अगर कोई इशू निकल के आ रहा है, तो अभी डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अर्जेंटीना में मीटिंग होने वाली है। तो वहां पे डिसाइड किया जाएगा जो डिजिटल से रिलेटेड कोई भी इशू है उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए, इसके ऊपर फोकस दिया जाएगा कि क्या इसको डब्ल्यूटीओ के द्वारा हैंडल करना चाहिए। इसको नॉर्मल ट्रेड तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैंडल किया जाता है कि किस के साथ में क्या क्या ट्रेड करना है, वो तो अपने अंदर टैकल कर लेते हैं ये। पर लेकिन डिजिटल ट्रेड का जो इशू है उसको हैंडल किया जाएगा। तो ये मीटिंग होने वाली है डब्ल्यूटीओ की, ठीक है ना। आप लोगों को बताना है कि कब फॉर्मेशन हुआ था डब्ल्यूटीओ का, और डब्ल्यूटीओ जो नाम है ये इसका कब रखा गया था। डब्ल्यूटीओ जो नाम है इससे पहले इसका नाम कुछ और नाम था, ठीक है ना। तो पहले वाला नाम बताना है, और चेंज कब किया गया था। ये चेंज जो किया गया था ना, इसको डब्ल्यूटीओ कर दिया गया था चेंज करके 1990, एक यहाँ बता दीजिए खाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज किया गया था इसको, तो चेंज किया गया था। तो डब्ल्यूटीओ को चेंज कर, वो मतलब पहले जो नाम था उसको चेंज करके डब्ल्यूटीओ किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और एसएससी में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पेपर उठा के देखेगा लास्ट लास्ट के। तो कब इसको चेंज किया गया था ये आप लोगों को क्वेश्चन देना है, और पहले क्या नाम था जब इसको चेंज कर दिया गया। ये मीटिंग नेक्स्ट वाली होने लगी है, तो इसमें बोल रहे हैं कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा इशू को, ठीक है। ये वाला आर्टिकल वही यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। अब देखिए यूके अलग हो जाएगा, फिर यूरोपियन यूनियन बच जाएगा, उसके साथ में कैसे रिलेशन रखने हैं। और वही क्रीमिया वाला इशू जिसके ऊपर ये उन्होंने बैन लगा रखे हैं रशिया के ऊपर। यूरोपियन यूनियन से बहुत सारी नेगोशिएशन चल रही है बहुत दिनों से, लेकिन उनको साइड में नहीं, उनको अब तक क्लियर नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, तो इसको नहीं करना है। ये वाला आर्टिकल रेड बीकन से रिलेटेड है, जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस दिया जा रहा था। अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या बोला जाता था कि यार बस लाल बत्ती वाली चाहिए, तो लाल बत्ती तो गई यार। तो जिन लोगों ने सोसाइटी के लिए कुछ करने के बारे में नहीं सोचा था, जो अपना जिनका मन था कि लाल बत्ती में बैठना है, जो ये नहीं सोचते थे कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो उनके लिए तो मतलब उनका तो अंदर से हौसला डाउन हो गया होगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, एग्जाम क्लियर करना, यहाँ से तो असली क्लियर होने के बाद में असली चीज स्टार्ट होती है। एग्जाम क्लियर करना एक अलग चीज है, पर लेकिन जो रियल सर्विस स्टार्ट होती है, जो मन में आप लोग बना के चलते हैं कि यार सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो क्लियर करना एग्जाम तो बहुत ही एक फर्स्ट स्टेप आप लोग बोल सकते हैं, आपकी जो लाइफ चेंज होने जाने वाली है उसका फर्स्ट स्टेप है एग्जाम क्लियर करना। इससे बाद में चीजें स्टार्ट होंगी। तो ये रेड लाइट और पैसे के ऊपर अगर आप लोग लेके चलेंगे, तो जो आगे जो प्रिपरेशन वाली एज है उसमें तो आप फेज है उसमें तो आप अपना मोटिवेशन बना के रख सकते थे अगर रेड लाइट और पैसों को लेके। पर लेकिन जो आपका असली मोटिवेशन है, जो सोसाइटी के लिए सर्व करना है, जब वो स्टार्ट होता, तो उसमें आप लोग कहीं ना कहीं हार जाते अगर आप लोग ये पैसे और या फिर रेड लाइट को लेके अपना मतलब अपना टारगेट बना के चल रहे थे। तो हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ करने की सोचोगे तो आप लोग कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि इतना कुछ है यार करने के लिए। किसी भी फील्ड में आप लोग घुस जाइए, हर एक फील्ड में आप दुनिया भर का कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा जैसे यहाँ पे लेक्चर सुन लेते हैं, अगर किसी को पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए, किसी से कुछ भी आप नई बात यहाँ पे सीखते हैं तो किसी से शेयर कीजिए। तो इस तरीके से चैन के फॉर्म में काम कीजिए, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, कुछ पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने एसे राइटिंग में या फिर आंसर राइटिंग में। देखिए जो ये बोल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 में बोला गया था कि जो बिक्कन वाला सिस्टम आप लोग लेके चल रहे हैं, ये राज मेंटेलिटी है, और जो हमारा रिपब्लिक है वो उसके एंटीथेसिस है। मतलब जिस तरीके से एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे राज करने वाली कोई चीज होनी नहीं चाहिए। तो एंटीथेसिस है इस तरीके से, जो थीसिस है एक तरीके से डेमोक्रेटिक की, रिपब्लिक के, उसके ऊपर वर्क ही नहीं करता है ये। तो जो मेंटेलिटी निकल के आ रही है, ये किस तरीके की निकल के आ रही है, तो पब्लिक के ऊपर रूल करने वाली निकल के आ रही है। जबकि होनी क्या चाहिए चाहिए कि सर्व करना है पब्लिक को, रेदर देन गवर्न। तो सर्व करना है, गवर्न नहीं करना है। तो रूलर नहीं बनना है, सर्वेंट बनना है, ठीक है ना। पब्लिक सर्वेंट बनना है, रूलर नहीं बनना है। तो इस चीज का फोकस करना है। नेहरू जी ने भी ये कहा था, नेहरू जी की कोट इन्होंने दी है, नेहरू जी के वर्ड कुछ दिए इन्होंने कि देखिए द वर्ड पीपल मीन्स ऑल द आदमी, जितने भी पीपल है सबके बारे में बात की गई है। अब तो इन्होंने बोला था कि आई एम माई सेल्फ ए सर्वेंट ऑफ द फार्मर। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मैं भी एक फार्मर का सर्वेंट हूँ, ठीक है। टू वर्क विद देम माई हाईएस्ट ग्लोरी, और यही मेरी सबसे बड़ी प्राइड का काम है मेरे साथ में। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था कि जिस दिन वो उन्होंने अपना स्पीच दिया था कि मैं एक प्रधान मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। तो ये बात उन्होंने बोली थी। वो तो कुछ कुछ वर्ड जो मिलते हैं वो नेहरू जी के वर्ड से मिलते जुलते हैं वहां पे। नेहरू जी ने भी यही बातें बोली थी इस तरीके से। तो अगर कोई भी
मेरा मानना ये है, मान लीजिए यार डीएम अगर कोई बन जा रहा है, आईपीएस कोई बन जा रहा है, तो आदमी उनके पास में जाके मिल सके, उनको भगवान न माने, मतलब ऐसा लगे कि यार मिलने जा रहे हैं, हमारी हेल्प होगी वहां पे, मतलब एक तरीके से उनसे अटैच हो सके, ना कि यार उनसे मिलने के लिए भी ये देखे कि यार ये तो पता नहीं कौन बन गया। तो वो जो टेंडेंसी, वो ब्रिटिश राज वाली, जो ब्रिटिश राज वाली वो कॉलोनियल एरा वाली जो टेंडेंसी चली हुई आ रही है, तो उसको साइड में रखने की बात चल रही है। राजेंद्र प्रसाद प्रसाद जी थे, उन्होंने भी कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट दी थी अपनी, कि जो भी आदमी आज की डेट में रूलर और रेगुलेटर वाला काम कर रहे हैं, अपने आप को रूलर सोच रहे हैं, रेगुलेटर सोच रहे हैं, और अपना रूल करने की बात सोच रहे हैं, हमारे जो आदमी और औरत है उनके ऊपर, उनको क्या करना चाहिए, अपने आप को सर्वेंट के रोल में देखना चाहिए, क्योंकि वी आर द सर्वेंट ऑफ द जो पॉपुलेशन है आगे। तो क्योंकि देखिए राज जो है, हम लोगों ने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो पढ़ा था हम लोगों ने, कि राज ऑफ द मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों के ऊपर करे जाने वाला राज है ये, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग करेंगे। यूपीए गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने बोला, यूपीए गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया था, किसको, कि रेड विकर होनी चाहिए। वो क्या बोल रहे थे, अभिनव सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का रिलेटेड केस था, उसमें क्या बोला था उन्होंने, कि देखिए कुछ सर्टेन डिग्नेटरी है, तो उनको कुछ राइट्स होने चाहिए, जिससे कि उनकी एक प्रॉपर वे में उनकी स्टेचर बना रह सके। क्यों, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक है, पब्लिक के ही तो रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक के ही तो सर्वेंट है वो। तो उनको प्राइवेसी होनी चाहिए, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा राइट मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने काम को जिस तरीके से पब्लिक से चुन के आ रहे हैं वो, तो अपना काम है आराम से कर सके, उनके काम में कोई हर्डल ना आए, तो इस तरीके के थोड़े प्रिविलेज उनको मिलना चाहिए। तो यूपीए का ये स्टैंड था इसके ऊपर। तो ये इन्होंने वर्ड भी बोले थे, नीचे ये लाइन लिखी हुई है कि देखिए इसेंशियल फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज, तो जो अच्छे से डिस्चार्ज करनी है अगर ड्यूटी, तो उसके लिए इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है कि उनको थोड़े से मतलब राइट देने चाहिए, जिससे कि वो चीजों को टैकल कर सके एक प्रॉपर वे में। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने तो देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड बोले, कि जो रेड बिकन आप लोग यूज कर रहे हैं वो इस तरीके से, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, एक तरीके से सिविल सर्वेंट है, वो पैरेलल नहीं है, मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी के हित में ही नहीं है, वर्ल्ड की डेमोक्रेसी के अगर हिसाब से देखा जाए। क्यों, क्योंकि देखिए प्रोटेक्शन यार किसी की भी हो, चाहे वो कॉमन आदमी हो और चाहे वो कोई ऑफिसर हो, तो प्रोटेक्शन देखिए दोनों का एक तरीके से ये नहीं है कि जो स्टेचर अच्छा खासा है, कोई कोई अच्छी खासी स्टेज पे पहुंच गया तो उसको प्रोटेक्शन ज्यादा मिलनी चाहिए, और जो नॉर्मल सिटीजन है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप लोग मान के चल रहे हैं, लगा के चल रहे हैं, इन दोनों कॉन्सेप्टों को साइड में रखिए, सबको एक प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना चाहिए, सबको सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए। और आगे क्या बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ही वर्ड है ये, वर्ड आप ये लोग यूज कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा बोला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था, जो आज की डेट में रेड विकन और लाल बत्ती वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चला गया था। तो ये वो हमारे लोगों को स्लेव समझते थे, तो आज भी वही मेंटेलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है, कि जो हमारे जो वीआईपी आदमी बन जाते हैं आज के डेट में, वो स्लेव समझने लगते हैं जो नीचे कॉमन आदमी है। तो उनको ये इस तरीके की जो आप लोग गाथा गा के चल रहे हैं, ये इसको साइड में रखिए, और आप भी एक कॉमन आदमी ही है, ठीक है। आम आदमी पार्टी को खास आदमी पार्टी मत बनाइए। कहने का मतलब ये है, आपको आप ही रहने दीजिए। जोक था, ठीक है ना। जो उनके फॉलोवर है वो ऐसा नहीं करना कि मतलब नेगेटिव में ले जाए इसको। एवरी इंडियन इज द वीआईपी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बोला गया था। और देखिए स्टार्टिंग हो रहा है 1 मई से। 1 मई से आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे बनाया जाता है। 1 मई एक कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, तो आप लोगों को ये बताना है, ठीक है ना। यार ये बैंकिंग में और जो आरबीआई में है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, और एसएससी में भी कई ये जो डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको याद रखिएगा। यूपीएससी में थोड़ा डिफरेंट वे में पूछे जा सकते हैं, पर लेकिन एक जिस्ट रहता है, तो आपको पता रहेगा, तो ये चीजें हैंडल कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई से आना है इसको। तो किस पे लगेगा, जो एम्बुलेंस वगैरह है, फायर ये है, पुलिस वाले हैं, तो इन पे ये ब्लू लाइट यूज की जाएगी, ठीक है। तो जो प्राइवेट वाला है, कोई गवर्नमेंट वाला है, उसको यूज ही नहीं कर सकता। और चेंज करना किसमें, ये भी कल था, आज के आर्टिकल में भी थोड़ा सा है। देखिए सेंट्रल मोटर व्हीकल जो है वो 1989, तो उसके द्वारा इसमें चेंज किया जाएगा। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके रूल 8 में चेंज किया जाएगा, जिससे कि अब रेड व्हीकल ये यूज ना, जो रेड व्हीकल है इसको यूज ना किया जा सके, तो इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन देना है, इसको यहाँ से हटा दूंगा मैं कि कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका बताना आप लोग। कल यार बहुत ही अच्छे आंसर दिए हैं आप लोगों ने सेकंड वीडियो में, क्योंकि सेकंड वीडियो में देखिए बहुत सारे 10 क्वेश्चन में डेली डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पे लगभग, और उसके साथ में जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका वहाँ पे आंसर भी देता हूँ। तो कल देखिए फर्स्ट वीडियो से ज्यादा सेकंड वीडियो के नीचे आंसर आए, हालांकि व्यूज इतने नहीं है, पर लेकिन आंसर बहुत ज्यादा है वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। तो जितने आदमी देख रहे हैं, कम से कम उनको फायदा मिल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है ना। और प्रीलिम्स तक किसी तरीके से कंटिन्यू रखूंगा, आने वाले टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन में बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है ना, इसी तरीके से जिस तरीके का आपका रेस्पॉन्स रहेगा। अपोजिट भी एप्लीकेबल होगा, अगर रेस्पॉन्स कम आना स्टार्ट हो जाएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन घटने भी स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं होगी। तो देखिए जितना पार्टिसिपेट करेंगे, मैंने यही बोला था कि आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे, मैं आप लोगों से डबल पार्टिसिपेट करूंगा, ये भी गारंटी मैंने आप लोगों को दी थी। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, मैं आप लोगों से कम नहीं रहूंगा, आप लोगों को जितना सपोर्ट चाहिए उतना दूंगा, पर आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है। ओके,
देखिए यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन है आप लोगों के, शुड वी प्राइवेटाइज द वाटर, वाटर को प्राइवेटाइज के हाथ में देना चाहिए कि ये प्राइवेट कर सके इसको, मतलब वाटर को बेचा जाए, वाटर को प्रॉपर वे में मेंटेन किया जाए, प्रॉपर वे में एडमिनिस्टर किया जाए, तो प्राइवेट के हाथ में इसको देना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। तो सेंट्रल लिस्ट, वो स्टेट लिस्ट में वाटर आता है, ठीक है ना। इसी के ऊपर कई बार बात भी हो चुकी है, जो हम लोगों ने कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड तीसरा वाटर वाला इशू था, तो इसको बोला जा रहा था कि इसको ट्रांसफर करके यहाँ से स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो इसको। क्यों? क्योंकि सेंटर भी इसके ऊपर सेंटर भी इसके ऊपर वो अपने डिसीजन ले सके, इसके ऊपर लॉ बना सके। उससे क्या होगा, जो तीसरा वाटर वाला इशू है, इस तरीके की जो इशू है उनको आराम से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये भी चीज आ रही थी, तो आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो वाटर कहाँ पे, स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अब इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि वाटर का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है इंडिया में और वर्ल्ड की कंट्री में। देखिए जो एवरेज कंट्री में अगर वाटर का रेशो आप लोग देखा जाए, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो यहाँ पे होता है एग्रीकल्चर में। 59% हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, ठीक है ना। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है डायरेक्ट, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा यूज में रह चुका है आज के डेट में, और डिस्प्यूट चल रहा है बहुत सारे स्टेटों में इससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए 18% जो यूज करते हैं वो कौन यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल वाले यूज करते हैं, और 23% करते हैं म्यूनसिपैलिटीज वाले, आप लोग कह सकते हैं लोकल एरिया पे जो यूज किया जा सकता है। ये यहाँ पे हमारा एवरेज व्यू है कंट्री का, जो हमारा वाटर यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये इंडिया का हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे यूएसए का देखें, यूएसए में थोड़ा डिफरेंट हो गया। यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर में हम कितना यूज कर रहे हैं और यूएसए बिल्कुल कम यूज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला हो गया इंडस्ट्री वाला। यहाँ पे इंडस्ट्री वाला देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया है, और जो म्यूनसिपैलिटीज वाला है वो भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे एक लगभग एक वो नहीं कहते बैलेंस टाइप की चीजें यहाँ पे ज्यादा दिख रही है एज कम्पेयर टू हमारे वाले में। और यहाँ पे देखिए अगर यूके में आप लोग चले जाएं, तो यूके में जाने का मतलब है कि एग्रीकल्चर नाम की कोई चीज ही नहीं है, एग्रीकल्चर खत्म है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी है कंप्लीट, एक सारी चीजें उसके ऊपर रहती है। तो मैक्सिमम म्यूनसिपल और इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में देखिए कितना ज्यादा होता है। तो अगर इन पर कंपेयर करने के लिए आ जाए, तो थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चीजें चल रही है। चाइना में देख लीजिए, चाइना में जो है लगभग चीजें जो है वो वहाँ पे जो थोड़ा चेंज हो गया, वो क्या चेंज हो गया है, हमारे यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज में ज्यादा यूज होता है, चाइना में इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। ये आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं कि चाइना में अच्छा खासे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और मेड इन चाइना आप लोग देखते हैं सब जगह लिखा रहता है, कुछ भी खरीद लो मेड इन चाइना है। ट्राई किया करो कि मेड इन इंडिया खरीदा करो यार, अपने प्रोडक्ट पे भी ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, अपने ऊपर जितना विश्वास करोगे उतना ज्यादा फायदेमंद है। तो ये यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे चाइना का हो गया। तो ये चार यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, तो थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके द्वारा, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे दिया गया, जो इंडस्ट्री को जो वाटर जाता है उसके अंदर किसको सबसे ज्यादा किया जाता है, ये सबसे ज्यादा थर्मल जो पावर होती है वो जनरेशन के लिए किया जाता है, जो डैम वगैरह बनाते हैं फिर वहां से पानी को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा तो इसके ऊपर है। इसके बाद में जो इंजीनियरिंग वाली चीजें होती है उसके अंदर आता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे जो कागज, जो पेपर आप लोग यूज करते हैं उसके बनाने के लिए देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर यूज होता है, ठीक है ना। जो पेज आप लोग बनाते हैं और जरा सीधे में फाड़ के फेंक देते हैं, ट्राई किया करें अच्छे से यूटिलाइज किया करो उसको। और न्यूज़पेपर ट्राई करो कि यार ऑनलाइन पढ़ सको आप लोग, तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये भी फायदे यहाँ पे भी देखिए, पानी आप लोग बोलते हैं ना कि मतलब क्या करना चाहिए हम लोगों को सोसाइटी के लिए कि क्या अच्छा कर सके, ये छोटे छोटे तो स्टेप्स होते हैं यार। अपन मान लो आप लोगों ने आज डिजिटल न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो क्या फायदा होगा यहाँ से, आप देखिए कितना वाटर बचा सकते हैं यहाँ पे। जो इतना वाटर इतने पेजेस होते हैं वो बनते हैं, तो वो कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है डिजिटली अगर चीजें हो जा रही हैं। टेक्सटाइल जो कपड़ा उद्योग बनाने में होता है उसमें यहाँ पे इतना होता है, स्टील में इतना होता है, शुगर में इतना होता है, और अदर सेक्टर ये है। तो आप लोगों को थोड़ा फोकस करके इस पे चलना होगा, ठीक है ना। तो तभी चीजें ढंग से हो सकती है। तो आइए अब आर्टिकल देखते हैं, अब ज्यादा आप लोग अच्छे से देख पाएंगे इसको। देखिए जो लेफ्ट वाले वो हैं, वो हमेशा लेफ्ट वाले क्या रहेंगे, इसके अपोज में रहेंगे। तो प्राइवेट करना वाटर को, ये एक तरीके से अच्छा नहीं है इनके हिसाब से, ठीक है ना। तो अनवारंटेड है एक, तो एक क्या है, एक यहाँ से अनजस्टिस होएगा और अननेसेसरी है, तो इसको प्राइवेट करने की तो कोई बात ही नहीं बनती है। तो ये इसको अपोज कर रहे हैं बिल्कुल एकदम। तो क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप इसको, आप बात बोल रहे हैं ओनली प्राइवेट करने की, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है आपको गवर्नेंस वाला इशू ज्यादा फोकस देना चाहिए कि इस तरीके से इसको सही करके चलना है। कहाँ पे पानी ढंग से पहुंचाना है, कहाँ पे पाइप वाटर पहुंचाना है, कहाँ पे मतलब जो वाटर में कंटेमिनेशन है किस तरीके से टैकल करनी है। तो गवर्नमेंट के इस पे ज्यादा फोकस देना चाहिए, प्राइवेट और सेक्टर वालों पे ज्यादा फोकस मत दो। और जो अप्रोच होनी चाहिए वो बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। बॉटम अप अप्रोच कौन सी है, हम लोगों ने देखिए नीति आयोग के बारे में पढ़ा था। जो नीति आयोग आया है, वो नीति आयोग से पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो हमारा नीति आयोग से पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था। हमारा प्लानिंग कमीशन था नीति आयोग से पहले। तो उसमें क्या किया जाता था, उसमें थी टॉप से, मतलब यहाँ पे रूल और रेगुलेशन बना दिए जाते थे। उसके बाद में क्या थे, वो स्टेट को भेजे जाते थे। स्टेट के बाद में फिर वो डिस्ट्रिक्ट को भेजे जाते थे। डिस्ट्रिक्ट के बाद में फिर वो ब्लॉक लेवल पे भेजे जाते थे। ब्लॉक लेवल के बाद में फिर वो ग्राम में या पंचायत लेवल पे भेजे जाते थे। तो ये अप्रोच थी यहाँ पे, नॉर्मल ये अप्रोच चलती थी प्लानिंग कमीशन में। अब इन्होंने क्या बोला है, जो नीति आयोग बन के आया, नीति आयोग ने क्या बोला है कि गांव के लेवल पे
ब्लॉक के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, और ये हो गया सेंटर का लेवल। तो क्या करना है, आप लोग जो नीचे वाले आदमी है, जो गांव के प्रधान है, वो अपने ब्लॉक लेवल पे जाए, बताएं कि आप लोगों को क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। ब्लॉक वाले अपने एरिया में चीजें देखें और वो फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे जाए, डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेट पे जाए, और स्टेट वाले सेंटर के पास में आए। तो इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच से काम करना है आप लोगों को। नीचे जो चीजें देखिए, अगर मैं एक एरिया में रहता हूँ तो मुझे पता है ना उस एरिया में कहाँ पे पानी कितना, किस एरिया में बारिश होने पे जरा सी देर में पानी भर जाता है, कहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है, डस्टबिन कहाँ पे साफ नहीं होती है ढंग से, किस एरिया में पानी का रिसाव ज्यादा होता है, कहाँ पे पानी का यूज ढंग से नहीं होता है, किस एरिया वाले नलके में पानी नहीं आ रहा है ढंग से। तो ये सारी चीजें मैं जानता हूँ क्योंकि मैं लोकल एरिया पे रहता हूँ। तो मुझसे अगर चीजें पूछी जाए तो मैं ज्यादा प्रॉपर वे में काम कर सकता हूँ। या एक एसी में बैठा हुआ कोई बंदा वहां पे पॉलिसी बना रहा है जिसको ये नहीं पता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, और वो बना देता है। कई बार तो ऐसे मंत्री आते हैं, उनसे पूछा जाएगा कि गन्ना कैसे बोया जाता है खेतों में, तो वो कहते हैं बीज लेके आओ और उनको खेतों में फैला दो, उसके बाद में गन्ने के पेड़ उगाते हैं। तो यहाँ तक भी चीजें होती हैं यार। मतलब देखिए, जो आदमी किसने कभी खेती देखी नहीं है, करते कैसे हैं, वो भी हमारे मिनिस्टर बने बैठे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं, उनको पोस्ट ऐसी दे दी जाती है। तो इससे ऐसे भी केस होते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो इनको साइड में करना है, सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो यही बात बोली जा रही है कि प्राइवेट को अगर दे रहे हैं तो ये जस्टिफाइबल नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अर्बन वाटर जो सेक्टर, जो अर्बन को देखिए, कई बात होती है, जो पानी दिया जाता है, जितनी भी नहर वगैरह होती है, दिल्ली का जो आता है वो यमुना से पानी आता है, तो उसको फिर ढंग से प्योरीफाई किया जाता है, तब चीजें ढंग से होती है। और सबसे बड़ी बात है, लेक्यूना क्या रहेगा, लॉस कितना हो रहा है, इनफिशियंटी रहेगी, अनरिलायबिलिटी रहती, करप्शन रहेगा, और क्वालिटी ऑफ मिसमैनेजमेंट भी रहेगा, क्वालिटी भी नहीं मिल पाएगी किसी चीज को। तो जो फोकस करना चाहिए वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे फोकस करना चाहिए, किस तरीके से आपको इसको एक प्रॉपर वे में गवर्नमेंट गवर्न करना है, उस पर फोकस करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन करना, देखिए वो कोई काम की बात नहीं है। और क्यों काम की बात नहीं है, वो इसके बारे में अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये यही बात कर रहे हैं, अगर ढंग से देखा जाए तो, कि अगर प्राइवेट को अब वर्ल्ड में भी कहीं पे देखे एक्सपीरियंस करके, तो वो ढंग से लंबे टाइम तक सस्टेनेबल नहीं रहा है। तो प्राइवेट वाले ऐसा कुछ काम ढंग से करते नहीं है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी वाली भी बात आती है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करो, वो ज्यादा फोकस रहेगा। और जिस तरीके से लेक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, जो अपने यहाँ पे टैंक हो गए, तो उनको ज्यादा, उस पर ज्यादा फोकस करो कि उनको अच्छे से भरा जाए। और खासकर जो यूटिलाइजेशन किया जाए, हम लोगों ने मानसून के बारे में कल बहुत ज्यादा डिस्कस किया था, तो किस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, उस पर फोकस देना चाहिए। आप ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन वाटर का कैसे होना है, उस चीज पर फोकस देना चाहिए। तो हाउ टू यूटिलाइजेशन ऑप्टिलाइजेशन फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, उन चीजों पर फोकस ज्यादा देना चाहिए, एज कम्पेयर टू कि इसको प्राइवेट करना है, गवर्नमेंट करना है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है यार, प्राइवेट जो भी कोई भी आदमी होगा, उसका फोकस रहेगा प्रॉफिट पे। हमारे यहाँ पे ट्रेन चलाई जाती है, ट्रेन किस लिए चलाई जाती है, कभी भी प्रॉफिट के बेस पे नहीं चलाई जाती है। क्योंकि बहुत से ऐसे एरिया जहाँ पे बॉर्डर वाले एरिया हो गए, या कोई से ऐसे एरिया जहाँ पे कनेक्टिविटी ट्रेन करने की बात चल रही है, कि कोई भी बात हो पर लेकिन ट्रेन चलनी चाहिए। चाइना में ये बोला गया कि कहीं पे भी हो, मतलब ट्रेन जानी चाहिए, भले ही कुछ आदमियों के लिए जानी चाहिए। तो वहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब एक दिन के अंदर ट्रेन जानी चाहिए, तो स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए। आप लोगों ने कुछ न्यूज में भी चल रहा था, कहीं पे एक ऐसी ट्रेन चल रही थी शायद जापान में, तो एक ओनली सिंगल लड़की स्कूल में जाती थी, तो उसको लेने के लिए एक ट्रेन जाती थी वहां पे डेली। तो ये प्राइवेट वाले कभी नहीं करेंगे, उनको नुकसान होगा, वो छोड़ देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेट्रो का जो एयरपोर्ट वाला लिंक था, वो इसने रिलायंस वालों ने जरा सी देर में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उनको फायदा नहीं हो रहा था। अब ये थोड़ी ना है कि फायदा नहीं होगा तो लिंक बंद कर देंगे, गवर्नमेंट थोड़ी ना करेगी। कुछ आदमी भी अगर यूज कर रहे हैं तो आदमी यूज करेंगे। तो ये बात बोल रहे हैं कि वो हमेशा प्रॉफिट के बेस पे काम करेगी भाई साहब। तो आप लोग उसको देख के मत चले, ठीक है। तो मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, इन चीजों पे फोकस करें, एज कम्पेयर टू ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं, ये सारी फालतू की चीजें हैं, ठीक है। तो इन पे फोकस ना करें। तो पब्लिक वाटर गवर्नेंस पे आप फोकस देके चलें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब राइट वाले क्या कर रहे हैं, राइट वाले ये हैं जो कि एक मतलब कंपनी वाले, आप लोग बोल सकते हैं कि ये फोकस करेंगे कि किसी भी तरीके से इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए जिससे कि उनको फायदा हो। तो ये क्या कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल आप लोगों को यूज करना चाहिए, ठीक है ना। पब्लिक प्राइवेट मॉडल आप लोगों को यूज करना चाहिए। और देखिए, जो वाटर है वो एसेट्स ऑफ द सोसाइटी है। तो या तो ऐसा नहीं हो सकता उसको गवर्नमेंट ही पूरा हैंडल करे, और ना ऐसा हो सकता उसको प्राइवेट ही पूरा हैंडल करे। तो दोनों मिलके काम कर सकता है। गवर्नमेंट जो है वो कस्टोडियन है वाटर की, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें डिस्कस करेगी, सारी चीजें उन्हीं के हाथ में दी जाए, ठीक है ना। तो ये बात बोल रहे हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन आता है वो आता है इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट होती है, बोलते हैं गवर्नमेंट वाले मैनेजमेट नहीं कर पाते हैं ढंग से। इरेगुलर सप्लाई हो रही है, कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक वाटर नहीं आते कई सारे एरिया में। तो ये बातें बोल रहे हैं। और देखिए, बोल रहे हैं कि 60% लगभग पाइप्ड वाटर कवर किया गया है हार्डली, और उसमें से मतलब कवर किया गया है, जो कि 100% होना चाहिए था। और दूसरा 4% में भी जो मीटरिंग हो रही है वो ओनली 4% में है। 60% पाइप वाटर दिया जाता है, जो कि आप लोग टैप के थ्रू लेते हैं, पाइप वाटर बोलते हैं उसको। और ओनली उसमें 4% की मीटरिंग हो रखी है ढंग से। मीटरिंग नहीं हो रखी है पानी की, कितना यूज कर रहे हैं पानी और कितना बर्बाद कर रहे हैं, तो किसी को पता नहीं है। तो ये मैनेजमेंट ओनली प्राइवेट वाले ही ढंग से कर सकते हैं, गवर्नमेंट वाले इसको नहीं कर सकते हैं ढंग से, ठीक है ना। आगे क्या बोले हैं, 38,000 मिलियन लीटर पर डे जो अनट्रीटेड सीवरेज वाटर वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है लेक्स और रिवर में। और गंगा की बात कर रहे हैं 12,000
मिलियन लीटर पर डे सीवरेज पर डे गंगा में छोड़ा जाता है, जिससे कि लगभग 21% जो डिसीज आती हैं, वाटर बोर्न डिसीज जो रहती हैं, जो डायरिया वगैरह हो गया, इस तरीके से जो भी पेट खराब हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि कभी कभी मॉर्निंग में जो पानी आता है, अगर प्रेशर कम रहता है पानी का, तो गंदा पानी आता है, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है उसमें। तो इस तरीके की चीजें भी रहती है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ साथ में आप लोगों को काम करना चाहिए, वो एफिशिएंट रहेगा कि इस तरीके से स्ट्रक्चर और सस्टेनेबल चीजें लेके चल पाएंगे आप लोग। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में एक पी और जोड़ देना चाहिए, जो कि नॉर्मल पीपल होते हैं, जो कि आदमी होते हैं, उनको भी बोर्ड में रखना चाहिए, वो चीजों को देख पाएंगे ढंग से। और इस तरीके से जो वाटर की सप्लाई है, स्लम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि स्लम वाले एरिया में जो आदमी रहते हैं उनको टेप की सप्लाई नहीं मिल पाती। हालांकि ये देखिए सही भी है, वो बेचारे कई कई घंटे तक लाइन में खड़े रहते हैं, 6-6 8-8 घंटे उनको पानी बकेट लिए लाइन में खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल पाता है। तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और ये अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं नागपुर में। नागपुर में प्रोवाइड कराई जा रही है 24/7 वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, और 100% प्राइवेट के हाथ में है वो। तो जो वो एक प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट प्लांट है, 200 मिलियन लीटर पर डे वहाँ पे ट्रीट किया जाता है वाटर। तो वाटर को रीयूज करने की फैसिलिटी अच्छे से बढ़ पा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया में देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, रिसोर्सेज है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर पे फोकस करके यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। और ग्राउंड वाटर का अगर देखा जाए, 80% से रूरल और अर्बन एरिया वाले ड्रिंकिंग वाटर के यूज में इसको यूज करते हैं, और इंडस्ट्री वाले भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों, और एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा तरीके से यूज किया जाता है। अगर ग्राउंड वाटर को आप लोग देखा जाए, ट्यूबवेल वगैरह जो यूज करते हैं, तो वो वाले कॉन्सेप्ट की भी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये याद रखिएगा, यहाँ से पुराने पुराने वाला नहीं है, सेंटर वाला व्यू स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, उन्होंने बोला कि हम इतना काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमको दीजिए, और ये चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये सेंटर वाला व्यू स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्राउंड वाटर की बात लेके चल रहे हैं यहाँ से। 80% जो ड्रिंक जो ग्राउंड वाटर है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि स्टेट भी यूज करते हैं, मतलब रूरल अर्बन वाले सब यूज करते हैं। और ये जो ग्राउंड वाटर हम हैंडल करके आ रहे हैं, 19th सेंचुरी का ला है, जिसके ऊपर से ग्राउंड वाटर हम हैंडल करके आ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो राइट टू ड्रॉ द अनलिमिटेड जो क्वांटिटी है, हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड क्वांटिटी है, ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो एक गलत काम है अगर देखा जाए तो। प्राइवेट आदमी है तो कितना भी वाटर को निकाल सकता है नीचे। तो देखिए वाटर टेबल भी कहाँ पे जा चुकी है, आप लोग अगर देखें, जो जो ग्राउंड वाटर है कितना भी निकाल सको, तो प्राइवेट आदमी कितना भी निकाल देगा उसको। तो जो कि वाटर टेबल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है आज की डेट में। जो, और ये एक तरीके से ये भी रहता है कि ये बोलते हैं जितनी ज्यादा वाटर टेबल होगी उतना ही अच्छा पानी आएगा। तो 1970 से ट्यूबवेल आनी स्टार्ट हो गई थी एक प्रॉपर वे में, तो ग्राउंड वाटर निकालने वाली। आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में घरों में भी समरसेबल की सिस्टम लगवा दिए सबने, खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो पानी चला देते हैं, उससे यूज कर रहे हैं उसको आराम से, पानी चलता रहता है। तो एक मतलब जो ये क्या कहते हैं इसको, जो एक चार दीवारी टाइप की एक घर सा बना देते हैं, होद कहते हैं जिसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो उसमें क्या चलाते हैं, पंप चला देते हैं। तो आज इसको पूरा भरेंगे, कल को पूरा खाली कर देंगे, परसों पूरा भरेंगे, खाली कर देंगे। इवन मतलब बहुत ही ज्यादा इस तरीके के काम हो रहे हैं। तो उन सब चीजों को रोकना चाहिए, पानी का एक गलत तरीके से यूज हो रहा है। और आज के डेट में क्या कहता है, एक बोलता है मैंने 300 फीट पे अपना मतलब ड्रिल कराया पानी का, दूसरा बोलता है मैंने 400 पे कराया, तीसरा बोलता है 500 पे कराया। और आजकल तो हजार हजार 1200 और 1600 पे जा रही है फीट। इतने नीचे जाने के बाद में पानी मिल रहा है। तो अगर यही चलता रहा तो चलाते जाना, फिर नीचे कहीं पे पानी नहीं मिलेगा। और देखिए क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। पंजाब में आदमी को बोला जा रहा है वो यूरेनियम पी रहे हैं पानी में, बंगाल में बोला जा रहा है वो आर्सेनिक पी रहे हैं पानी में। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्थ हजार्ड्स भी होता जा रहा है अगर देखा जाए तो इसको भी यूटिलाइज करना, इसको भी चीजों को टैकल करना है, किस तरीके से उसको टैकल किया जाए ये भी बात सोचनी है। तो और बोल रहे हैं अगर इसको ढंग से टैकल करके चला जाए तो कैसे किया जाएगा। ग्राउंड वाटर देखिए प्राइवेट का वो है, और सब अपने अपने कंपटीशन के बेस पे निकालते हैं। 30 मिलियन ट्यूबवेल है, आप देखिए अगर चल रही है तो कितना पानी निकालेंगे, और सारा ड्रिंकेबल वाटर है जो खेतों में दिया जाता है। तो इम्पॉसिबल है। अगर उनको बोला जाए कि उनको हैंडल किया जाए प्रॉपर वे में, पुलिस भी बोला जाए, तो 30 मिलियन आदमी कौन उनको टैकल करेगा, कौन उनको बोलेगा कि पानी को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करो। और ये बोल रहा है कि रिसेंट में जो अभी बनाया गया नेशनल वाटर फ्रेमवर्क जो लॉ बनाया गया, उसके हिसाब से बोला गया कि वाटर जो है वो कॉमन हेरिटेज ऑफ द पीपल है, ठीक है ना। और जो जो इनसेपरेबल है, उनको आदमी से अलग नहीं किया जा सकता, सोसाइटी से, हिस्ट्री और कल्चर सब चीज से कनेक्टेड है। और पानी को पूजा भी जाता है। अगर आप लोग देख लीजिए जो गंगा हो गई हमारी रिवर इस तरीके से, तो वो भी सारी बातें इन्होंने बोल रखी है। तो डिवाइनिटी भी इसको तरीके से देखा जाता है। तो सच मस्ट बी ए नेवर, मतलब इसको प्राइवेटाइज तो देखिए करना नहीं चाहिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अगर तो पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर अगर चीजें देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि प्राइवेट करना है चाहे नेशनलाइज करना है, बस आप लोगों को ये देखना है कि जो वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको कैसे टैकल करना है। अब कुछ भी कर लो, मेन प्रॉब्लम क्या है, चाहे मतलब घुमा के कान को पकड़ो या नाक को पकड़ो, हाथ को कैसे पकड़ो, पर प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन और यूटिलाइजेशन का होना चाहिए चीजों का, ठीक है। देखिए इस वीडियो में इतना ही। सेकंड वाली वीडियो आएगी उसमें पीआईबी भी हो जाएगी आपकी। आज की में पीआईबी नहीं कर पाया मैं, थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से, किसी चीज की वजह से। जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें उसको कवर कर लूंगा मैं, ठीक है। पीआईबी हो जाएगी, वहाँ पे न्यूज एनालिसिस हो जाएगा, आप लोगों का क्वेश्चन होंगे वहाँ पे, रिविजन का पार्ट होगा वहाँ पे। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, हो सकता है 40 मिनट के लगभग भी पहुंच जाए वो भी। और जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर होगा, ठीक है ना। तो वो वीडियो आएगी।
अब उस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को, और PDF यहाँ पे मिल जाएगी न्यूज़पेपर की भी और इसकी भी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।